फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और जरा इस शहर को देखो। नहीं, ये कोई 2050 में बनने वाला किसी फ्यूचरिस्टिक सिटी का आइडिया नहीं है, बल्कि ये तो आज से करीब 10,000 साल पहले बने हुए एटलांटिस शहर की फोटो है। अब ये शहर दिखने में इतना अकल्पनीय है कि लोग आज भी ये सोचकर हैरान है कि इस शहर को आखिर बनाया तो बनाया कैसे। माइंड यू, आज से ये 10,000 साल पुराना है। ना तो 10,000 साल पहले ऐसा कोई औजार था और ना ही ऐसी कोई मशीन थी, फिर भी उन्होंने हर रिंग को एक अलग मेटल से बनाया है। हर रिंग पर पानी का एक डैम था और उनकी सिंचाई की व्यवस्था भी बिल्कुल आज की व्यवस्था जैसी थी। इनकी इसी तकनीकी उन्नति और मेटल से बने हुए आधुनिक हथियारों के कारण इस छोटे से आइलैंड पर बसे हुए शहर ने अफ्रीका और यूरोप के कई बड़े बड़े देशों और शहरों पर कब्जा भी कर लिया था। और इनकी ये कहानी बहुत ही अच्छी चल रही थी। पूरा शहर आधुनिकीकरण के दिशा में तेजी से बढ़ रहा था। सोने और प्राकृतिक संसाधनों के इनके पास भंडार थे और लोग एक खुश मिजाज जिंदगी जी रहे थे। पर एक दिन अचानक से इनकी कहानी ने एक बहुत ही दुखद और बदसूरत मोड़ ले लिया। जितनी तेजी से वो प्रगति की ओर बढ़ रहे थे, उतनी ही तेजी से उनका विनाश उनके तरफ बढ़ने लगा। और वो विनाश का ही दिन आखिर आ ही गया, जब बस एक ही दिन में इस पूरे आइलैंड की काया हमेशा के लिए पलट गई। उस एक दिन में एटलांटिस पर जगह जगह भूकंप आने लगे, समुद्र में प्रलय आने लगे और वही प्रलय अपने साथ एटलांटिस को भी पानी की गहराइयों में लेकर चला गया। और देखते ही देखते एक ही दिन में दुनिया के नक्शे से एटलांटिस का नामो निशान हमेशा के लिए मिट गया। पर यहाँ पर अब एक सवाल ये आता है फ्रेंड्स, कि आखिर कैसे ये इतनी तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता का बस पल भर में ही ऐसा अंत हो गया? क्या इनकी उन्नति ही इनके विनाश का कारण बनी? और क्या आज भी एटलांटिस समुद्र की गहराइयों में छुपा पड़ा है? वैसे तो उसे ढूंढने की कोशिश दुनिया भर के लोग कर रहे हैं और कई जगहों पर तो उन्होंने एटलांटिस को ढूंढे जाने का भी दावा कर दिया है, जैसे कि अटलांटिक महासागर की गहराइयों से लेकर एंटार्क्टिका के बर्फीले पानी तक। इन एरियाज में मिले आर्किटेक्चरल रिमेन्स को अक्सर एटलांटिस के पास माने जाते हैं। बट फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं गौरव आपको एटलांटिस असल में कहां पर छुपा पड़ा है वो बताने वाला हूं। एटलांटिस असल में किसी भी समुद्र के अंधेरों में नहीं छुपा। हार्ड टू बिलीव, राइट? फिगर आउट फ्रेंड्स, आज इसी सवाल का जवाब हम जानेंगे इन टुडेस वीडियो टाइटल्ड द लॉस्ट सिटी हैज बीन फाउंड इन सहारा। एटलांटिस की कहानी करीबन 35,000 ईयर्स पहले शुरू होती है, पर हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और पहुंचते हैं आज से कुछ 2000 साल पहले, जब विश्व प्रसिद्ध फिलोसोफर प्लेटो अपनी किताब टिमियस और क्रिटियस लिख रहे थे। इन दोनों किताबों ने दुनिया भर में पहली बार एटलांटिस का जिक्र किया था, जिसमें प्लेटो का यह कहना था कि एटलांटिस की कहानी का जिक्र उनके खानदान में पिछले 6 पीढ़ियों से होते आ रहा है और इस कहानी को ग्रीस तक लाने का श्रेय जाता है सोलोन को, जो ग्रीस के एक बहुत ही बड़े राजनेता और कवि थे, जो प्लेटो के जन्म से 200 साल पहले ही गुजर चुके थे। प्लेटो के मुताबिक सोलोन जब इजिप्ट गए थे, तब उन्होंने कुछ इजिप्शियन पुजारियों से एटलांटिस के अंत के बारे में पूछा और उन पुजारियों ने कहा था कि मंदिर के दीवारों पर जो लिखा है उसके हिसाब से 9,000 साल पहले एटलांटिस शहर एक बहुत ही बड़े सुनामी में डूब गया था। लेकिन क्या ये सच्चाई थी? अब ये तो हमें प्लेटो के किताबों के पन्नों में ही ढूंढना पड़ेगा। क्या पता शायद उसी में कहीं पे ये छुपा हो और इसके साथ एटलांटिस के वो सारे राज। प्लेटो के बुक के पन्नों पर लिखी इसकी कहानी के मुताबिक एटलांटिस नाम का यह शहर एक आधुनिक सभ्यता रहा करती थी। यह शहर असल में समुद्र से घिरा हुआ एक छोटा और खूबसूरत सा आइलैंड था, जो पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस यानी स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर के पास था। इसके बीचों बीच एक पहाड़ पे उनके राजा का महल था और उसके आसपास 3 पानी के रिंग्स और 2 जमीन के रिंग्स थे, जो न सिर्फ इस जगह को दूसरे शहरों से बिल्कुल अलग बनाते थे, बल्कि इसकी बनावट ऐसे होने के कारण कोई दुश्मन सीधा जाके महल पर कब्जा नहीं कर सकता था। यह उसे एक स्ट्रक्चरल एडवांटेज प्रोवाइड करता था। एंड ऑब्वियसली महल तक पहुंचने के लिए उन्हीं सारे रिंग्स को आपको पार करके जाना पड़ेगा, which would be very difficult। ऊपर से इनके पास एक बहुत ही आधुनिक और ताकतवर सेना भी थी, जिसका एक कारण यह भी था कि वो नियोलिथिक पीरियड में थे, जिसे हम हिस्ट्री में न्यू स्टोन एज कहते हैं। और उस काल में जैसे आपको पता होगा मेटल्स की कमी थी और इसीलिए सब अपने हथियार पत्थरों से ही बनाते थे। मेटल एज अभी तक आया नहीं था, मेटल एज बाद में आता है इतिहास में। बट बात यह है ना कि एटलांटिस के पास उस काल में भी कभी भी मेटल्स की कमी नहीं हुआ करती थी। उनके पास एक मेटल हुआ करता था ऑरिकैल्कम, और हालांकि आज तक हमें यह पता नहीं चल पाया कि वो किस तरह का मेटल था, पर हाँ, वो इसी से अपने आधुनिक हथियार बनाया करते थे, जिसकी वजह से उनके हथियार उस समय के किसी भी देश के हथियारों से ज्यादा मजबूत और ज्यादा घाव पहुंचाने वाले हुआ करते थे। इतना ही नहीं, इनके पास और भी बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन और सोने, चांदी और क्रिस्टल्स जैसे प्रीशियस मेटल्स भी हुआ करते थे। पर बात यह है ना कि एटलांटिस सिर्फ एक अमीर राज्य ही नहीं था, बल्कि ये अपने समय से बहुत आगे चलने वाला राज्य था। यहाँ के लोग उस जमाने में पानी घर घर पहुंचाने के लिए पाइपलाइंस बनाया करते थे, जहाँ पर दूसरे राज्य के लोग बाल्टियां उठाते थे। उन्होंने तीनों पानी के रिंग्स पर एक डैम बनाया था, बिल्कुल वैसा ही डैम जैसे आज हम यूज करते हैं, और उनके पास तो सिंचाई के लिए भी आज जैसी आधुनिक तकनीकें हुआ करती थी। पर यह शक्तिशाली और तेजी से प्रगति करने वाला शहर अब ज्यादा देर तक प्रगति नहीं कर पाने वाला था,
क्योंकि एक दिन अचानक समुद्र की लहरें एटलांटिस के किनारों पर गुस्से से बिखर रही थी। पृथ्वी भी एटलांटिस का साथ नहीं दे रही थी। हर जगह भूकंप आने लगा। तूफानी बरसात और समुद्र के बाढ़ के बीच एटलांटिस फंसा हुआ था और बस एक ही दिन और एक ही रात में देखते ही देखते एटलांटिस समुद्र के गहरे अंधेरों में चला गया और दुनिया के नक्शे से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। एटलांटिस को गायब होकर भी काफी सदियां बीत चुकी है, पर आज भी लोग इस खोए हुए शहर को ढूंढने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि वो स्पेन में है, कुछ कहते हैं वो अमेरिका में है, किसी का तो मानना है वो बहामास में है और कुछ का ये कहना है कि वो अंटार्कटिका के बर्फीले पानी में जमा हुआ है। पर किसी ने भी ये नहीं सोचा कि जिस समय ये बड़ी सी बाढ़ आई तब एटलांटिस के साथ ही कई छोटे छोटे आइलैंड्स भी डूबे थे। तो लोगों को मिले हुए ये दूसरे आइलैंड्स, उनमें से भी तो कोई हो सकते हैं ना कि सिर्फ एटलांटिस। इतनी बड़ी स्टोरी पढ़ने के बाद और एटलांटिस के ना मिलने की वजह से कई साइंटिस्टों का तो ये कहना है कि एटलांटिस बस प्लेटो की एक काल्पनिक कहानी, एक मनगढ़ंत कहानी, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो लोग फ्रेंड्स एक चीज पर ध्यान नहीं दे रहे थे और वो ये था कि प्लेटो ने जो एटलांटिस के अंत का समय बताया था, हमारे पृथ्वी के हिस्ट्री के मुताबिक उसी समय असल में एक जियोलॉजिकल फिनोमिनन भी हुआ था जिसका नाम था मेल्ट वाटर पल्स 1b, जिसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल में बर्फ की चादरें पिघलने की वजह से समुद्र में पानी और उसका बहाव दोनों बढ़ गया था और उसी के कारण समुद्र में 14 मीटर तक पानी की ऊंचाई बढ़ गई थी और काफी सारे छोटे छोटे आइलैंड्स इस बाढ़ में डूब गए थे। कई दूसरे समुद्री इलाकों पर दिखाई देता है, पर हमें तो यह जानना है कि एटलांटिस का क्या हुआ, है ना? हुआ यूं कि इस फिनोमिनन के बाद पृथ्वी का एक्सियल टिल्ट थोड़ा सा और झुक गया था और कोइंसिडेंटली इसी वजह से धूप की ज्यादा किरणें उस जगह पर पड़ने लग गई। कई सदियों तक वहां का पानी धीरे धीरे करके सूखने लगा और पानी के नीचे की जमीन फिर से एक बार धूप की किरणों को चख रही थी। अब एटलांटिस फिर से एक बार दुनिया के नक्शे पर आ चुका था, लेकिन कहां? अफ्रीका के रेगिस्तान में। मुझे पता है आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर एक रेगिस्तान में बाढ़ अगर आई तो आई कहां से? हाल ही में एक जापानीज सैटेलाइट के रडार इमेजेस ने दुनिया से कहा है, देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले भी लोग रहा करते थे और उन्होंने कुछ ऐसे भी जानवरों के चित्र बनाए हैं जो रेगिस्तान में नहीं पाए जाते, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाथी, जिराफ, हिप्पोपोटामस और साथ ही इन्होंने तालाब और पेड़ पौधों के भी चित्र बनाए हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि पहले के लोग अपने आसपास की चीजों के पेंटिंग्स दीवारों पर बनाते थे और इसीलिए अब इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि शायद एटलांटिस यहीं पर हुआ करता था। अब ध्यान से देखिए इस फोटो को। ये है अफ्रीका के मॉरिटेनिया कंट्री में पाया जाने वाला रिचर्ड स्ट्रक्चर। तुम्हें बताओ यार, क्या इसमें और एटलांटिस के शहर में आपको कोई सिमिलैरिटी नहीं दिख रही? इन दोनों के पास रिंग्स है और ना सिर्फ सेम अमाउंट ऑफ रिंग्स है पर इनकी साइज भी बिल्कुल सेम है। चलो अब थोड़ा सा और कैलकुलेट करके ये भी पता लगा लेते हैं कि साइज आखिर कैसे मैच कर रही है। देखो, प्लेटो के हिसाब से पूरे एटलांटिस का साइज था 127 स्टेडिया और अगर देखा जाए तो प्लेटो के समय में एक स्टेडियम का साइज हुआ करता था लगभग कुछ 607 फीट और अब हम 127 स्टेडियम्स को 607 फीट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जवाब मिलता है 77,089 फीट और वो किलोमीटर में अगर हम कन्वर्ट करें तो वो हो जाएगा 23.49 किलोमीटर्स। और रिचर्ड स्ट्रक्चर के सर्कल का साइज भी है 23.5 किलोमीटर्स, बिल्कुल एग्जैक्ट। इतना ही नहीं, प्लेटो के हिसाब से एटलांटिस के दक्षिणी दिशा में एक माउंटेन रेंज भी थी और रिचर्ड स्ट्रक्चर के गूगल अर्थ के द्वारा खींचे गए फोटोज में हमें इन माउंटेन्स पर ऐसी कई लाइंस भी दिखाई देती है और ये लाइंस कई सालों पहले यहाँ पर बहने वाली नदियों की वजह से बनी हुई है और इस बड़े से सर्कल के बीच में आज भी स्प्रिंग वाटर यानी साफ पानी का उत्पादन होता है और इसीलिए इस चीज की संभावना काफी बढ़ जाती है कि अफ्रीका में ही एटलांटिस हुआ करता था। अब अगर हम इमेजिन करें कि लगभग 10,000 साल पहले रिचर्ड स्ट्रक्चर कैसा दिखता था तो वो कुछ ऐसा होता होगा। और अगर इतना साइंस सुनने के बाद भी आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आइए हम इतिहास की भी थोड़ी सी मदद ले लेते हैं। हम अब तक ये जान चुके हैं कि रिचर्ड स्ट्रक्चर मॉरिटेनिया में है, तो क्या पता मॉरिटेनिया के बारे में और जानने से हम एटलांटिस के बारे में भी शायद बेहतर जान पाएंगे, है ना? अफ्रीका के इस मॉरिटेनिया देश में रहने वाले लोगों को बर्बर कहते हैं, पर इनके पूर्वजों को माउरी कहा जाता था और इन माउरी लोगों का पहला राजा एटलस था। अब क्या आप गेस कर सकते हो प्लेटो ने अपनी किताब में एटलांटिस का पहला राजा कौन था बताया था? उसका नाम था एटलस और वो पोसेडोन, एक ग्रीक गॉड का पहला बेटा था और उसी के नाम पर पूरे शहर का नाम एटलांटिस भी रखा गया था। क्या इसे भी आप एक संयोग ही मानोगे? ठीक है, तो इस बात को भी सच साबित करने के लिए हम इतिहास के पिता हेरोडोटस को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पहले ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने असल में जो कुछ भी चल रहा था उसे एक सिस्टमैटिक तरीके से क्रोनोलॉजिकली सारे ऐतिहासिक घटनाओं को लिखा और उनका एक खाता बना के रखा और इसी वजह से आज के सारे इतिहासकार उनके लिखे हुए चीजों को इतिहास का एक ट्रस्टेड सोर्स मानते हैं। और ऐतिहासिक घटनाओं के साथ हेरोडोटस ने 450 बीसी में दुनिया का सबसे एक्यूरेट नक्शा भी बनाया था। और अब अगर आप हेरोडोटस द्वारा बनाए गए मैप में थोड़ी सी छानबीन करोगे तो उसमें आपको एटलांटिस नाम की एक जगह दिखेगी। पर
प्लेटो ने तो कहा था कि वो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर की तरफ था, राइट? और हेरोडोटस के मैप में एटलांटिस उस स्ट्रेट से दूर है। वेल, यहाँ पर इस चीज की संभावना है कि प्लेटो ने जब कहा कि एटलांटिस स्ट्रेट के दक्षिण में है, तब उन्हें मे बी ये नहीं पता था कि वो स्ट्रेट के दक्षिण में ही है, पर इतनी नजदीक नहीं बल्कि थोड़ी दूर है। और हेरोडोटस के मैप पर जिस जगह में एटलांटिस है, आज के नक्शे में बिल्कुल उसी जगह पे मॉरिटेनिया एंड मोर प्रिसाइसली रिचर्ड स्ट्रक्चर है। अब खुद ही सोचो, संयोग पर संयोग, कोइंसिडेंस तो यार बस सिर्फ एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, चलो 3 बार भी हो सकता है, पर इतने सारे कोइंसिडेंसेस एक ही जगह के बारे में होना थोड़ा सा अजीब है ना? सोचो इस चीज की कितनी बड़ी संभावना है कि कितने सालों से जिस एटलांटिस को हम पानी की गहराइयों में ढूंढ रहे हैं, वो हमेशा हमारी आंखों के सामने ही था। पर बात तो ये ना कि रिचर्ड स्ट्रक्चर में अब तक साइंटिस्टों ने ज्यादा छानबीन नहीं की है, पर उन्हें यहाँ पर मछलियों के कंकाल और समुद्र के किनारों पे पाए जाने वाले पत्थर भी मिले हैं। और पूरी तरीके से खोजने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि एटलांटिस सच्ची में यहाँ पर ही हुआ करता था या फिर ये एक बहुत ही बड़ा इत्तेफाक है। शायद हमारे इस थियरी को 100% प्रूफ करने में हमें कुछ और साल लग जाएंगे, पर तब तक के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बताना आपकी क्या राय है। क्या आपको भी लगता है कि वाकई में एटलांटिस शहर है या फिर एक ये बहुत ही बड़ा इत्तेफाक है? नीचे कमेंट्स में शेयर करना फ्रेंड्स। और इस वीडियो से नया कुछ भी सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ ये वीडियो शेयर करो। हिस्ट्री में उनकी इंटरेस्ट को बढ़ाओ, उन्हें नॉलेज हासिल करने में हेल्प करो। और हाँ, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो अभी ही सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, क्योंकि ऐसे ही दिमाग बढ़ाने वाले वीडियोस हम आगे भी लाते रहेंगे और आप कभी भी उन्हें मिस करना नहीं चाहेंगे। And that's all friends. As always, stay curious, keep learning and keep growing.